तो दोस्तों जो जियो का फ्री 5G ऑफर है ये लग रहा है कि ज्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं, क्योंकि जैसे कि हमें पता है 5G का डिप्लॉयमेंट इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है और अभी भी कुछ जो जगह बचे वहां पर भी चीजें फिक्स कर रही है। लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ, 100% स्टेबिलिटी हर जगह देखने को मिली नहीं। जैसा कि हमें पता है इतने सालों से जब 4G है 3G है तब भी कुछ जगह कवरेज अच्छा मिलता है, कुछ जगह कवरेज काफी ज्यादा एवरेज रहता है। तो ऐसी स्थिति 5G के साथ भी हमेशा रहने वाली है और ये टेलीकॉम इंडस्ट्री की प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन एक बात है कि जब से फ्री 5G का ऑफर आया था तब से लोग एक्साइटेड थे कि 5G का यूज करेंगे, हाई स्पीड का यूज करेंगे, और हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी पूरे इंडिया के अंदर आप कहीं भी जाए तो 5G का अच्छे से यूज कर लेंगे। तो ये एक बेनिफिट है। और यहाँ पे जियो और एयरटेल दोनों कंपनियों ने काफी अच्छा काम किया है। लेकिन यार वोडाफोन आइडिया के बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी भी उसने अपने 5G के बारे में पैन इंडिया रोल आउट के बारे में कोई बात नहीं करी है। लेकिन बात करें 5G के पैसे दे के पेड होगा, यार इसके बारे में मैंने पिछले साल भी बताया था और इस साल भी मैं आपको बता रहा हूँ, काफी सारी रिपोर्ट्स ने भी कंफर्म किया है कि 2024 के सेकंड हाफ में आपको पेड 5G के प्लान्स मिलेंगे और जो फ्री 5G ऑफर है वो डेफिनेटली यहाँ पर खत्म होगा, क्योंकि हमेशा फ्री 5G नहीं रहने वाला। यहाँ पे एक तरह से लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट की आदत लगाने के लिए किया गया था और उसके बाद इसके रिचार्जेस आएंगे और कहा गया कि शुरुआत में इसके रिचार्जेस नॉर्मल प्लान से 5 to 10% ज्यादा रहेंगे। इसके साथ ही ये भी पता चला कि यहाँ पे 5G के प्लान के साथ साथ 4G के जो एग्जिस्टिंग प्लान है उनके अंदर भी इंक्रीमेंट आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। यहाँ पे काफी ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है और अभी 5G डिप्लॉयमेंट के लिए कंपनियों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें निकालनी है और 4G से निकाले 5G से निकाल ली, उनके ऊपर है। और एक जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है उसे इंक्रीज करने की जरूरत है और इसी कारण से जियो और एयरटेल दोनों के अंदर एक प्राइस इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं जब तक जियो जैसी कंपनी है तो मार्केट में थोड़ा सा एग्रेसिव रहेगी और अगर कुछ इंटरेस्टिंग प्लान्स लेकर आती है तो वो एक जबरदस्त चीज होगी। खैर जब भी ये चीज होंगी, प्लान्स आएंगे, उसके बारे में आपको डेफिनेटली जरूर बताऊंगा। लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड एक और जबरदस्त न्यूज है और वो है डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। अब डायरेक्ट टू मोबाइल का मतलब क्या रहता है कि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर मल्टीमीडिया कंटेंट को एंजॉय कर पाएंगे विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन। अभी क्या होता है, अगर आपको कोई वीडियो ऑडियो सुनना है उसके लिए इंटरनेट होना जरूरी है। इंटरनेट से चीजें आएंगी, मोबाइल में डाउनलोड होंगे और उसके बाद आप यहाँ पे उसे प्ले कर पाएंगे। डायरेक्ट टू मोबाइल आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक टीवी टावर होता है, रेडियो टावर से सिग्नल निकलते हैं, उसके बाद आप मोबाइल फोन के अंदर रेडियो सुन पाएंगे या फिर वीडियोस देख पाएंगे। ठीक वैसी चीजों को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाए। अब इस टेक्नोलॉजी को इंडिया के 19 सिटीज के अंदर पायलट टेस्टिंग की जा रही है और ये देखने के लिए कि फीजिबल भी है, इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। और ये टेक्नोलॉजी अगर मोबाइल फोन में इंप्लीमेंट होती है तो आप अपने मोबाइल फोन के अंदर ऑडियो और वीडियो को एंजॉय कर पाएंगे विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन। ये बहुत जबरदस्त चीज होगी। हालांकि इसके लिए आपके मोबाइल फोन के अंदर स्पेशल हार्डवेयर होना जरूरी है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे काम करेगा, इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी अभी आना बाकी है। अगर एक बार इस टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो जाती है तब हम देख पाएंगे कि एग्जैक्टली कितनी यूजफुल है और कितने मोबाइल फोन्स में काम करती है। लेकिन अभी तक मैं टेलीकॉम की बात कर रहा था और अगर मैं टेलीकॉम सेक्टर से निकल के अगर मैं मोबाइल फोन की दुनिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि पिछले 10 साल से ज्यादा लंबे समय से यहाँ पे दुनिया की नंबर 1 कंपनी सैमसंग बन के बैठी थी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा फोन सैमसंग बेचती थी। लेकिन Q4 2023 एक ऐसा टाइम रहा जहाँ पे लिटरली सैमसंग से ज्यादा मोबाइल फोन एप्पल ने बेच दिए। अब इसके मल्टीपल रीजन है। सबसे पहले तो ये रीजन है कि एप्पल ने अपना iPhone 15 की लाइनअप निकाली थी और 15 Pro 15 Pro Max काफी लंबे समय तक इंडिया में आउट ऑफ स्टॉक रहा। यहाँ पे लोगों को मिले ही नहीं, इसलिए डिमांड बहुत ज्यादा थी। अगली चीज यहाँ पर ये थी कि यहाँ पे सैमसंग का कोई बड़ा लॉन्च नहीं था। सैमसंग ने जो लॉन्च जो सबसे बड़ा पिछले साल किया था वो था Z Fold 5 और Z Flip 5 का, और उसके बाद S24 लाइनअप को अब लेकर आया और इसी वजह से एक बेनिफिट यहाँ पर मिला। अब इस हिसाब से देखा तो एप्पल नंबर 1 कंपनी है, सैमसंग नंबर 2 पर आती है, थर्ड पोजीशन लिटरली Xiaomi है। Xiaomi ग्रुप ग्लोबल लेवल पे अच्छा कर रहा है और फोर्थ पोजीशन तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, वो है ट्रांसाइन होल्डिंग की, जिसके अंदर इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल जैसी कंपनी आती है और ये कंपनी ने लिटरली ज्यादा फोन बेचती है। और उसके बाद फिफ्थ पोजीशन आती है वीवो की, जो कि और सरप्राइजिंग चीज है क्योंकि बीबी के ग्रुप की कंपनीज यहाँ पे टॉप 5 के अंदर सिर्फ एक है, वीवो, जबकि बीबी के ग्रुप के अंदर यहाँ पर आपको ओप्पो, OnePlus, Realme, iQOO ये सब भी देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो जैसी चीजें इंडिया में चलती है ग्लोबल लेवल पे काफी चीजें डिफरेंट होती है और Xiaomi जैसी कंपनी भी अगर यहाँ पर अपनी जगह बना पा रही है, काफी इंटरेस्टिंग चीज मेरे को यहाँ पे लगी। इसी के साथ यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा सैमसंग के S24 के बारे में। अब गैलेक्सी S24 तो यहाँ पे लॉन्च हुआ है, उसके अंदर स्पेशल फीचर है गैलेक्सी AI का, जिसके अंदर AI रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स आप लोगों ने देखे होंगे। सर्कल बना के इमेज को सर्च कर सकते हैं या फिर इमेज को मैजिक इरेजर का यूज करके एडिट
कर सकते हैं। इस टाइप की काफी सारी चीजें हमने पिक्सल के अंदर देखी थी। अब बात है कि काफी सारी चीजों के लिए आपके फोन के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, तभी ज्यादातर टेक्नोलॉजीज यहाँ पे काम करेंगी। इसी के साथ ही शुरुआत में ही इन चीजों को फ्री रखा गया। 2025 के बाद इनके अंदर आपको एक पेमेंट सब्सक्रिप्शन कुछ देखने को मिल सकता है एआई फीचर्स के लिए। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि एआई का जो यूज होना है ना, अभी पोटेंशियली अच्छे तरीके से ये लोग अभी कर नहीं रहे। अभी जो छोटी चीजें दिखाई, ये पहले भी पॉसिबल थी। पहले भी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट इरेजर था, स्काई रिप्लेसमेंट था, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। अब वैसी चीजें लेकर आए, लेकिन धीरे धीरे अभी इंप्रूवमेंट आएगा। इसके साथ ही बात किया तो कुछ ऐसे फीचर ऑलरेडी हम पिक्सल 8 की सीरीज में देख चुके हैं। कहने का मतलब है कि अभी एक फर्स्ट लेवल है एआई का, नेक्स्ट लेवल अभी आने तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी। इसके साथ ही बात करें तो गैलेक्सी S24 में जहां हम समझ रहे थे इस बार भी स्नैपड्रैगन पूरे लाइनअप में आएगा, इस बार नहीं है। इस बार देखा जाए तो जो अल्ट्रा फोन है उसमें ही स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, बाकी S24 और S24 प्लस में Exynos 2400 है। यार ऐसा लग रहा था कि S22 में स्नैपड्रैगन डाला, S23 लाइनअप में भी स्नैपड्रैगन आया, तो S24 में भी स्नैपड्रैगन देते एक अच्छी चीज लगती, क्योंकि Exynos दे दिया। और इस कारण से लगता है कि यार काफी सारे लोग जो सैमसंग S24 लेने वाले थे शायद वो ना ले, किसी और फोन पे मूव करे, या फिर अगर लेंगे तो शायद सीधे हायर एंड मॉडल लेंगे S24 अल्ट्रा, क्योंकि देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में वो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। इसके साथ ही बात करें तो एक और सरप्राइजिंग चीज सैमसंग ने करी, वो थी 7 साल के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट। उन्होंने ये बोला कि 7 जनरेशन के एंड्रॉइड अपडेट्स प्रॉमिस करेंगे, और S24 जो 2024 में लॉन्च हुआ ये अपडेट लेगा 2031 तक। यार ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, और लिटरली देखने वाली बात है कि 7 साल बाद कितने लोग S24 को यूज कर रहे होंगे, और उसके अंदर अपडेट कितनी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आज के समय में हम एंड्रॉइड अपडेट्स की बात करते हैं, और अच्छी बातें करनी भी चाहिए, क्योंकि एंड्रॉइड अपडेट से क्या रहता है कि फोन में नए फीचर आते हैं, सिक्योरिटी पैचेस आते हैं, और फोन के अंदर कई बार जो इश्यूज होते हैं वो यहाँ पे सॉल्व होते हैं। लेकिन एक दिक्कत आती है, वो आती है बैटरी की, क्योंकि मोबाइल फोन के अंदर जब भी आप उसे लंबे समय तक यूज करेंगे ना, उसकी बैटरी डिग्रेड करेगी, और एक बार बैटरी डिग्रेड करना शुरू हुई तो बैटरी बैकअप में बहुत तेजी से डिक्रीमेंट आएगा। और उसके बाद आप यह समझ सकते हैं कि फोन के अंदर कितना भी अपडेट दे दे कंपनी, उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस पे या उसकी बैटरी लाइफ पे इम्पैक्ट जो पड़ा है ना, वो चीज को वो लोग सॉल्व नहीं कर सकते। और उसका एक ही सॉल्यूशन यहाँ पर है कि आप नई बैटरी डलवाइए। और कितनी कंपनीज है जो अपने फोन की बैटरी कंपोनेंट 3 साल 4 साल 5 साल के बाद भी अवेलेबल करवाती हैं। ये एक ऐसा सवाल है, क्या 7 साल के बाद उसकी टेक्नोलॉजी यूजेबल रहेगी, फोन यूजेबल रहेगा अगर कंटिन्यूअसली 7 साल तक यूज किया जाए? ये एक देखने वाली चीज होगी यहाँ पर। खैर ये भी एक चीज है जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही यार लास्ट में कुछ एप्पल रिलेटेड बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिससे पता चलता है कि एप्पल इस बार 2 ऐप स्टोर के ऊपर काम कर रहा है, कि एप्पल का जो ऐप स्टोर होता है वहां पे आपको 2 वर्जन देखने को मिलेंगे। एक वो यूरोप के लिए एक स्पेशल वर्जन को डिजाइन कर रहा है ऐप स्टोर के, जहां पे आप जो साइड लोडिंग होगी एप्स की वो अवेलेबल हो पाएगी। क्योंकि डेफिनेटली हमें पता है ईयू ने काफी सारे रूल्स रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जिस कारण से एप्पल को वो मानने पड़े, और USB Type-C पोर्ट लेकर आया अपने फोन के अंदर। अब इसके बाद बारी आती है एक साइड लोडिंग वाले ऐप स्टोर की। अब वो चीजें ये लोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यूरोप के लिए एक स्पेशल ऐप स्टोर बना के, और बाकी सारी दुनिया के लिए अलग। तो वो एक देखने वाली बात है यहाँ पर क्या रहता है। और इसके साथ ही बात करें यहाँ पे एप्पल विजन प्रो की, तो वो आज के समय यहाँ पे यूएस के अंदर प्री ऑर्डर पे जाने वाला, 2 फरवरी से उसकी सेल्स स्टार्ट होंगी। डेफिनेटली काफी सही है, लेकिन लग रहा है कि काफी सारी चीजें रहने वाली उसके साथ। पहली बात, एप्पल विजन प्रो एक बहुत ही नई कैटेगरी है डिवाइस की, और इतनी नई कैटेगरी की लोग उसके ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है एप्पल के लिए। इसके साथ ही कितने लोग उसे पहन के डेली यूज करेंगे, और तो और ये देखना है कि क्या वो कहीं खिलौना बन के साबित ना हो जाए, जिसे एक बार पहना उसके बाद साइड में उठा के रख दिया। क्योंकि उसके बारे में बात है कि वो काफी ज्यादा हैवी है, जितना अभी रिपोर्ट्स आई है। और ये भी पता चला कि विजन प्रो के अंदर शुरुआती दिनों में यहाँ पे आपको ना ही यूट्यूब की ऐप मिलेगी, ना ही नेटफ्लिक्स की, ना ही स्पॉटिफाई की ऐप देखने को मिलने वाली है। इनको यूज करना है तो आपको ब्राउजर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इसके साथ ही विजन प्रो के साथ दिक्कत ये भी कि उसकी कीमत काफी ज्यादा है, और कितने लोग होंगे जो उसके लिए इतना स्पेंड करेंगे। हो सकता है एप्पल लोगो दिखा के एप्पल कुछ यूनिट्स यहाँ पर बेच ले, लेकिन फिर भी काफी चांसेस कि एप्पल विजन प्रो उतना बड़ा सक्सेस ना हो पाए जितना पास्ट में उसके दूसरे प्रोडक्ट्स यहाँ पर हुए थे। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी, और विजन प्रो बिल्कुल ही एक नई कैटेगरी है, लेकिन एक कंप्लीटली डिफाइनिंग और चेंजिंग कैटेगरी देख पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज से पहले काफी सारे लोगों ने यहाँ पे इस कैटेगरी को चेंज करने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी इसे रिवोल्यूशनाइज और कोई भी इसे बड़ा नहीं कर पाया। एप्पल का देखने वाली बात है कि क्या ये वाकई में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन क्रिएट करेगा, या फिर एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। यही 2 चीजें हो सकती है इसके साथ। क्या लगता है, देखते हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर। लेकिन ये थी इस हफ्ते की कुछ टेक न्यूज, और आप लोग बने रहिए यहाँ पे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।